प्रिय साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। हम चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। और डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एक बहुत बड़ा पार्ट है, ये आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों ही में RPSC में टीचर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट कंटेंट है। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं आज। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE, ये बात अभी तक नहीं ली थी हमने। और ये भी मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये आपको ध्यान रखना इसके अंदर। तो मैं इसके अंदर डायरेक्ट मेन कंटेंट पर जाऊंगा। मैं सबसे पहले बात करूंगा यानी कि अवकल संकारक यानी कि डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। और इसको कहा जाता है कैपिटल D और इसको लिखा जाता है d/dx। अगर कहीं पर d² लिखा है तो इसको हम d2/dx2 लिखेंगे। ऐसे ही अगर इसको d³ लिखा जाता है तो d3/dx³ एंड सो एस होल ऐसे चलेंगे। अगर यहाँ पर ये dy है, इसका मतलब ये हो जाएगा d/dy/dx। अगर ये d2y है तो इसका मतलब हो जाएगा d2y/dx2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें इसके अंदर, ये सारे ऑपरेटर हैं और हमारा जो इक्वेशन होगा वो इस फॉर्म में होगा। इसका जो नॉर्मल फॉर्म क्या होगा वो हो जाएगा, देखिए, d⁻n प्लस p1 d⁻n-1 प्लस p2 d⁻n-2 प्लस pn, और इसके बाहर y होगा और यहाँ पर q होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर आपके जो है फर्स्ट पार्ट में एट हियर q = 0 होगा। हम डायरेक्ट इसको सोल्व करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट में हमारे ये होगा। अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आपको। इसके अंदर जैसे d लिखा है, मैं जैसे कुछ बात लिख देता हूँ। जैसे d लिखा है और यहाँ पर लिखा है sin x, तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका एक बार x के सापेक्ष अवकलन, ये d/dx, तो ये हो जाएगा cos x। अगर यहाँ d² लिखा है और फिर sin x लिखा है, इसका मतलब cos x का एक बार और अवकलन, मतलब sin x माइनस में। अगर d³ लिखा है और यहाँ sin x लिखा है तो माइनस sin x का एक बार फिर और cos x। इस तरीके से ये चलता रहेगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पर कहीं 1/d आ जाता है, क्योंकि इसमें जगह जगह ये 1/d आएगा, तो 1/d आएगा और फिर यहाँ जैसे sin x लिखा है तो 1/d का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, यानी कि ये माइनस का cos x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 1/d² लिखा है और फिर sin x लिखा है तो इसका डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा x के रेस्पेक्ट, मतलब माइनस sin x, cos x का एक बार और हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये आपके तरीका रहेगा। ये फर्स्ट पेज है ताकि मुझे PDF बनाने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैंने ये पेज नंबर डाल दिया है। तो ये आपका एक बेसिक नॉलेज है इसके अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लेते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक हल। तो व्यापक हल के अंदर क्या है हमारे पास में, हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन होता है उसको वो fd में होता है, तो fd को fdy = 0 होता है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, fd = 0 कर लेते हैं। और इसके अंदर हम क्या है, एक सहायक समीकरण, जिसको हम ऑक्सिलरी
इक्वेशन बोलते हैं वो निकालते हैं हम डी की जगह एम पुट करके, और हम फिर इसमें एफ एम इक्वल टू 0 करते हैं, और इससे हमारे m इक्वल टू m1 m2 mn, इसके m जितनी भी घात का पावर का वो इक्वेशन होगा उतने ही उसके मूल हमें मिलेंगे। तो इस बेस पे हम सबसे पहले व्यापक हल जो निकालते हैं, तो व्यापक हल जो होता है वो y इक्वल टू होता है CF प्लस PI। तो आप देखें इसमें CF जो निकालेंगे वो हमारा इससे निकलेगा, और इस पार्ट में जब कांस्टेंट है अगर, तो उसके अंदर हमेशा ही आपके PI 0 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपके हमेशा ही Q इक्वल टू 0 होने से आपके PI 0 होगा हमेशा, ठीक है। तो CF से ही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जब तक कि Q आपके 0 है तो y इक्वल टू CF से ही आंसर हो जाएगा। अब CF निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग है, जिसमें सबसे पहले केस फर्स्ट, ये जो आपके M1 M2 M3 आ रहे हैं, इसमें अगर आपके m इक्वल टू M1 M2 Mn यानी कि सभी रूट्स डिस्टिंक्ट हो, भिन्न हो, तो उस केस में आपके जो बनेगा वो CF होगा, वो होगा C1 e पावर M1x C2 e पावर M2x, ऐसे चलता रहेगा, प्लस Cn e पावर Mnx। ये आपके CF बन जाएगा जब सब अलग अलग हो। और जब इसके अंदर अगला केस 2, देखो यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें इन्हीं को ध्यान में रखना पड़ेगा। जब आपके कोई मूल समान हो, जब मूल समान हो तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे आपके सपोज़ m इक्वल टू आपके 2 मूल m1 या फिर 3 मूल समान हो गए, सॉरी प्लस नहीं, ये भी m1 ही लिख देता हूँ मैं, मतलब m1 यानी 3 मूल समान हो गए, और चौथा मूल जो है वो आपके अलग है। तो उस केस में आपके जो CF बनेगा वो क्या बनेगा, देखो जब 3 समान है, सीधी सी बात है, तो उस केस में देखो C1, ठीक है, अगर यहाँ पर 2 था तो C1 प्लस C2x, ठीक है, और मतलब 2 के लिए ये होगा, और तीसरा है तो मैं इसको प्लस कर देता हूँ आगे, प्लस, और C3 x स्क्वायर, और e पावर जो समान संख्या थी वो M1x लिख देते हैं, और जो अलग था उसको आप C4 और e पावर M2x लिखेंगे। अगर ये 2 ही होते है ना समान, तो हम ये लिख करके नहीं इसके बाहर एक ले लिखते हैं, और ये अलग होता तो इसको भी प्लस C5 करके अलग से डाल देते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा समान मूलों के लिए हम ऐसे लिखेंगे, जितने भी समान हो वो ब्रैकेट में आएंगे, और x की पावर चढ़ती जाएगी, x पावर 0, x पावर 1, x पावर 2, इस प्रकार से। केस थर्ड जो बनता है उसके अंदर क्या है कि जब मूल उसके समिश्र हो, सबसे खास बात है ना, कॉन्जुगेट यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे, मतलब m इक्वल टू एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, इस फॉर्म में हो तो हम क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं। वैसे तो इसका जो तरीका होता है वो CF इक्वल टू C1 e पावर एल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा x प्लस C2 e पावर एल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा ऐसे होता है। लेकिन हम फाइनली इसको ऐसे याद रखेंगे कि C1 और मतलब इसको साथ में रख लो, C1
और ये हो जाएगा कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, और बाहर भले इधर लिखो और ई पावर आपके हो जाएगा अल्फा एक्स, यानी कि जो बिना आयोटा वाली टर्म है वो तो आपकी ई की पावर में चढ़ जाएगी बाहर, भले इधर लिखो और अंदर C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स ऐसे बैठ जाएगा। अच्छा, इसका एक पैटर्न और है, ठीक है। इसको लिखने का तरीका है, बहुत बार इसको क्या कंफ्यूज होता है लिखने के लिए। तो ये क्या है कि C1 ई पावर अल्फा एक्स और दूसरा तरीका C1 अल्फा एक्स, दोनों तरफ सेम। और यहाँ आप क्या करेंगे, कोस, यहाँ करेंगे साइन, और अंदर जो है कुछ फ़र्क नहीं है आपके बीटा एक्स प्लस C2 और एक्स नहीं, अंदर होगा बीटा एक्स प्लस C2। ये आपके पैटर्न भी हो सकता है, इनको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये इसका तरीका हो, जब मिक्स में होंगे तब कोई दिक्कत नहीं, अपन कर सकते हैं साथ में। तो ये 3 केस इसके अंदर आपके मेन इम्पोर्टेंस रखते हैं। देखिए, अब अपन क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं तो उससे आपके पूरा आइडिया मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन दे रखा है d³ अपॉन dx³ माइनस 3d² dx² प्लस 4y इक्वल टू 0। जनरली इसको लिखने का तरीका जो होता है 3 बार d है, तो ये d³ माइनस 3d² प्लस 4 बाहर y 0। तो इससे आप सहायक समीकरण लिख दें आप पहले, जिसको एक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। तो मैं इसको शॉर्ट में AE लिखूंगा। वो क्या हो जाएगी, स्केलर d की जगह आपको क्या करना, m पुट करना है। तो उससे आपके ये m³ माइनस 3m² प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए, ये तो मैं एक पैटर्न से बता रहा हूँ, बाकी तुरंत धनाधन इसको m³ माइनस 3m प्लस 4 इक्वल 0 करके और m की वैल्यू निकाल लेना फटाफट, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, कोई विशेष बात नहीं है। तो ये इससे आया और इससे आपको m की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपके बन रहा है m प्लस 1 इंटू m² माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इससे आपके जो m की वैल्यू आई है वो 2, 2 और -1। तो अब हमारे पास में जो इसका CF आएगा वो क्या बन जाएगा, दो वैल्यू सेम है और सेम है, तो ये C1 प्लस C2x और e पावर 2x प्लस ये अलग मान है तो C3 e पावर माइनस 1x, ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा CF। तो फाइनल जो सॉल्यूशन हो जाएगा है ना, फाइनल आंसर क्या बनेगा इसका, y इक्वल टू C1 प्लस C2x e पावर 2x प्लस C3 e पावर माइनस x। तो ये CF था, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं इसको। और इससे फाइनली क्योंकि PI इसके अंदर Q0 होने से आपके इसके अंदर Q0 है, इसका मतलब आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो 0 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके ये फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी आपकी ये PI इसके अंदर यानी Q0 है, पहली बात तो ठीक है, तो इसलिए इसका PI तो आपके पास इसमें 0 हो जाएगा। हम इससे सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, वो हो जाएगा m4 प्लस 2m³ प्लस 3m² प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। दिखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन देखो कुछ चीज़, क्योंकि ये कुछ एल्जेब्रिक चीज़ें हैं, तो मैं इसको m² प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर करके 0 कर दूं, तो इससे आपके पास जो m आएगा वो -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2 और -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2, क्योंकि इससे हमारे वही वैल्यू निकालनी पड़ेगी और आप निकाल सकते हो। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा, देखिए मैं डायरेक्ट, क्योंकि भली मैं डायरेक्ट CF लिखूं या डायरेक्ट y इक्वल टू लिखूँ, तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, पहली बात तो देखो ये आयोटा वाले हैं, ठीक है,
तो आयोटा वाले में मैंने आपको क्या बताया था कि जब कभी ये देखिए ये वाला, जब m इक्वल टू अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा हो तो हम इसको C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स और e पावर अल्फ़ा एक्स लिखेंगे। ये अपने को ध्यान रखना होगा। या तो फिर अपन इस रूप में लिखें और या फिर हम इस रूप में लिखें कि C1 e पावर अल्फ़ा एक्स cos बीटा एक्स प्लस C2 और C1 e पावर अल्फ़ा एक्स साइन बीटा एक्स प्लस C2। तो मैं इसके अंदर ये वाला पैटर्न यूज़ कर लेता हूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके अंदर जो अल्फ़ा वाला पार्ट है वो पूरा यूँ का यूँ दोनों के बाहर आ जाएगा। तो देखिए इसके अंदर e पावर -1/2 -1/2, तो ये -1/2 x तो मैं यूँ का यूँ बाहर ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि एक को लेता हूँ पहले C1 प्लस C2, ठीक है, और ये हो जाएगा कोस बीटा यानी कि √3/2 x, ये पूरा अलग हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, इस पूरे को साथ में ले लें। अच्छा ये देखो यहाँ भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये मिस्टेक हो गई, x आएगा यहाँ पर ये ऐसे और ये बाहर बैठेगा, फिर ऐसे ही क्योंकि डबल है, फिर ऐसे ही ये C3 प्लस C4 x बैठेगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपके साइन √3/2x। तो ये आपके इसके आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा काम है वैसे ही, क्योंकि ये चीज़ जो है आगे वाले हर क्वेश्चन में पहले अपने को CF, तो जब PI 0 नहीं होगा मतलब Q 0 नहीं होगा तब भी हमें ये काम तो हर एक क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा। तो हम उसके अंदर ये करके देखते हैं। इसके अंदर आप अभी ये Q = 0 वाले क्वेश्चन में आपको खाली इतना सा ध्यान रखना है। देखिए आगे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर आपके Q 0 नहीं है, d² + 3d + 2y = e पावर x। देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करें, पहले तो डायरेक्ट आप एक्सिलरी इक्वेशन निकाल लें, तो वो क्या हो जाएगा m² + 3m + 2 = 0, और इससे आपके m = जो वैल्यूज़ आएगी वो -1 -2 आएगी। तो आपके CF क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग वैल्यू है, तो C1 e पावर -1x प्लस C2 e पावर -2x, यानी कि C1 e पावर -x और C2 e पावर -2x, ठीक है। अब देखिए PI निकालना, जब क्योंकि इसमें वो नहीं है, तो PI का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके 1/FD × Q। तो 1/FD आपके क्या है, d² + 3d + 2 और e पावर x। मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। आपके यहाँ जो 1 है ना, 1 पहली बात तो इसके फैक्टर करने लेने चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ मैं बिना ही फैक्टर किए करूँ, क्योंकि यहाँ अगर जैसे मान लो अगर मैं फैक्टर कर भी दूँ तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, d + 1 और d + 2 e पावर x। अब अगर मैं देखिए जब कभी e पावर x आए, एक तरह से ये e पावर या ax के दो, x का गुणांक 1 है, जो भी यहाँ गुणांक हो आप इस d की जगह बिठा दो, भले आप इसके अंदर बिठाओ और भले इसके अंदर बिठाओ। तो देखिए मैं इसको d की जगह 1 लिख रहा हूँ, है ना, तो ये 1 + 1 और 1 + 2, तो ये कितना हो गया, e पावर x एज इट इज रहेगा, तो ये 1/6 और e पावर x बन जाएगा। तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा इसका वो क्या बनेगा, y = CF + PI, मतलब y = CF, तो क्या हो गया आपके C1 e पावर -x, C2 e पावर -2x और प्लस 1/6 e पावर x, ये आपके आंसर हो जाएगा। ये आपका CF और ये P हो गया। देखिए मैं अलग अलग ये किस तरीके से आपके ये Q चेंज होता है, तो मैं किस तरीके से Q को सोल्व करता हूँ। यहाँ ये अलग अलग कंडीशन में कुछ पैटर्न लूँगा खास, जब कभी E आए तो उसका गुणांक D की जगह बिठा दीजिए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। कब ऐसा नहीं होगा, जब आपके मतलब इसमें D की जगह 1 रखने पर ये
ज़ीरो नहीं आ जाए, मतलब ज़ीरो अगर आ जाता है तो ये इन्फिनिट बन जाएगा, और उस केस में आपको 1 नहीं रखना, उस समय आपके पास दूसरा उपाय मिलेगा। देखिए, मैंने जो भी कहा था कि जो आपके एफ डी है, इसमें आप डी की जगह ई की पावर का जो भी गुणांक है, जैसे मान लो ए एक्स है, तो आप डी इक्वल टू ए पुट करें, और उस केस में अगर आपके एफ डी ज़ीरो आ जाए तो उस केस में आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बता दूं। उसके लिए आपको ये करना है, ध्यान रखना, जैसे आपके यहाँ की जब आपके यहाँ पर Q जो होगा वो या तो होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है, और या फिर आपके Q क्या होगा, कोस हाइपरबोलिक एक्स। तो उस केस में आप क्या करेंगे, ठीक है, वो वाली पैटर्न एक तो, और एक जो है आप एक तो ये बात, और एक ये बात कि ई पावर आपके ए एक्स है और आपके एफ डी इक्वल टू ज़ीरो हो गया जब डी इक्वल टू ए है, जैसे, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, 1 अपॉन डी माइनस ए होल पावर आर ई पावर ए एक्स इक्वल टू एक्स पावर आर ई पावर ए एक्स, और अपॉन में इसके नीचे तो फैक्टोरियल आर, और ये हो जाएगा साई ए। अब मैं इसका उपयोग कैसे करता हूँ पहले साई ए का वो देख लो। जैसे क्वेश्चन है ये वाला, तो हाँ चलो एक काम करता हूँ, पहले मैं ये तो पहला वाला ये वाला दूसरा पोर्शन है, और फिर ये वाला साइन वाला अगर ये आया हाइपरबोलिक में तो हम क्या करेंगे वो भी बता दूँ मैं आपको, कि उस केस में आपको 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर देखना है, ख़ास तौर से ध्यान रखना, या डी स्क्वायर बनाना है, और या इसके अंदर मान लो आपके ये ए एक्स है, साइन हाइपरबोलिक ए एक्स, तो आपको डी स्क्वायर इक्वल टू रखना है ए स्क्वायर, ये डी स्क्वायर की जगह, ना कि डी की जगह, ध्यान रखना है ना, डी इक्वल टू ए नहीं रखना है, ये नहीं चलेगा, ये रखना है, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपके एफ डी स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक ए एक्स अगर हो तो उस केस में भी आपको डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिखना है, जब तक कि आपके एफ ए स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए, ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। अब मैं इसका एक क्वेश्चन दोनों का लेके आपको बताऊं कि इसके अंदर कैसे क्या करना है। देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है डी प्लस टू डी माइनस वन होल क्यूब वाई इक्वल टू ई पावर एक्स, यहाँ पर मैंने पीछे कहा था आपको, चलो अपन सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम जो है वो, तो ये m प्लस टू m माइनस वन होल क्यूब इक्वल टू ज़ीरो, तो इससे आपके m की जो वैल्यू आएगी 1 1 1 और -2, तो इससे आपका CF क्या बनेगा, इससे आपका जो CF बनेगा वो क्या बन जाएगा। देखिए ये तीनों अलग अलग है, मतलब सेम है, तो देखिए C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर और e पावर x मतलब 1x और प्लस C4 e पावर -2, ये आपके आ गया CF कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम निकालते हैं PI 1 अपॉन एफ डी क्यू। देखिए इसके अंदर 1 अपॉन एफ डी है ना, एफ डी मतलब डी प्लस टू डी माइनस वन होल क्यूब और यहाँ ई पावर एक्स। अब ये आ गया, अगर आप ये यहाँ से 1 अगर डी की जगह पुट करें तो देखो ये इसके अंदर 0 हो जाएगा, तो पूरे की पूरी टर्म ख़त्म, इसलिए हम इसमें अब डी की जगह 1 नहीं रख सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तो 1 रख सकते हो, तो ये तो 3 हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको कैसे सेट करता हूँ, आपको जो मैंने बताई थी बात ये वाली कि d माइनस ए
पावर आर ई पावर एक्स, तो एक्स आर फैक्टोरियल आर और ई पावर एक्स एज और साई ए। तो ये साई ए क्या बोला, पहले तो साई ए देखो ये और ये एज इट इज़, तो मैं इन दोनों को ऐसे ही लिख देता हूँ पहले तो ये ई पावर एक्स और साई ए का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डी की जगह 1 तो पुट कर ही सकते हैं हम, तो ये 1 + 2 ये आपके क्या बन गया 3, जो कि आपके ये साई ए होगा। अब क्या चाहिए एक्स आर अपॉन फैक्टोरियल आर, ठीक है ना। तो ये वो टर्म है जिसके अंदर डी 1 रखने से 0 हो रहा था, तो जाने दो ना साले को, ये x लिखा और एक्स आर का मतलब ये r आपके 3 और नीचे फैक्टोरियल r यानी कि 3, ठीक है। तो ये आपके क्या आ जाएगा x³ ई पावर x अपॉन फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 इंटू ये भी 3, तो ये फाइनली 1 अपॉन आपके 18 x³ ई पावर x। और जनरली क्वेश्चन पूरा नहीं पूछा जाता है, वो या तो CF पूछेगा या PI पूछेगा, तो ये PI है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है RPSC में, ध्यान रखना। तो आपके जो फाइनल आंसर आएंगे, ठीक है, y = CF + PI, तो ये y = CF तो था आपके पास C1 प्लस ये वाला C2x प्लस C3x² ई पावर x प्लस C4 ई पावर -2x और प्लस 1 अपॉन 18 x³ ई पावर x। ये आपके इसके अंदर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से ये है, तो इसके लिए आपके एक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m-1 होल स्क्वायर m² + 1 होल स्क्वायर = 0, और इससे आपके m की जो वैल्यू आएगी वो आपके क्या आ जाएगी 1 1, और ये आपके यहाँ देखिए m² का होल स्क्वायर है तो प्लस माइनस आइटा 2 बार आएगा ये, ठीक है ना, m² + 1 से। तो कुल कितनी वैल्यू होगी आप देख लेना, 1 1 प्लस माइनस आइटा 1 प्लस माइनस ये। तो इससे आपके पहले आप डायरेक्ट CF लिखेंगे, तो ये 1 1, तो पहले तो इन दोनों को ले लें आप, तो ये क्या हो जाएगा C1 + C2x और ई पावर x। इसका काम ख़त्म। अब हम चलते हैं आइटा वाले में, तो इसमें बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं, भले आप चाहो तो लिख दो कि e की पावर 0x, कोई मतलब ही नहीं इसका। और अंदर कौन बैठेगा C3 + C4x, और बाहर कौन बैठेगा cos बीटा यानी कि 1, तो ये x। फिर आपके क्या बचा प्लस, ऐसे ही सेम ये टर्म भी बाहर जो है यही दोनों के, ठीक है। और मतलब इस पूरे के बाहर एक तरह से है ना, भले मैं आगे लिख लेता हूँ चलो, और यह लिखता हूँ चलो, तो ये C5 + C6x, और यहाँ कौन बैठेगा sin x। ये तो हुआ CF। अब यहाँ PI की बात करें तो वो वही 1/FD/Q। तो यहाँ देखिए आप 1/FD मतलब क्या हुआ D-1 होल स्क्वायर D² + 1 होल स्क्वायर ई पावर x। तो देखिए ये यहाँ पर तो ये ई का x का गुणांक 1 रखें तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये तो आपके हो गया साई a यानी कि 1 + 1 होल स्क्वायर, फिर x पावर r यानी x पर r यानी कि 2, और नीचे फैक्टोरियल r यानी कि 2, और ये एज इट इज़। तो ये क्या बन गया देखो, ये तो हो गया 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है, ये 8, और ये x² ई पावर x। तो फाइनली जो सॉल्यूशन होगा y = CF + PI, ये आंसर। इसको और इसको दोनों को जोड़ दो, ठीक है, तो ये आंसर है। जनरली आपको PI पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि PI आपको निकालना आए कि नहीं, ये पूरा लंबा चौड़ा क्योंकि ये सभी निकाल लेते हैं, PI में ही गड़बड़ होता है, तो ये PI आप निकालना सीख लें। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर सीधी सी बात है कि एक्सिलरी इक्वेशन तो हो जाएगा m² - 1 = 0, और इससे आपके m = ±1, तो फाइनली CF हो जाएगा C1 ई पावर x प्लस C2 ई पावर -, इसका काम तो ख़त्म हो गया। अब रही बात PI की,
तो यहाँ चक्कर पड़ेगा आपके 1/d² - 1 और कोस हाइपरबोलिक x। आप अगर यहाँ पर x का गुणांक a, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, देखिए ये वाला कि साइन हाइपरबोलिक x या फिर कोस हाइपरबोलिक x अगर आए, जैसे यहाँ पर ax और ax हो, ठीक है, तो इसने कहा कि d² की जगह आपको a² पुट करना है। तो d² की जगह अगर अपन a², तो यहाँ क्या है 1 है, तो यहाँ 1², तो 1² - 1 0 हो रहा, तो ये वाला तो यहाँ काम आएगा नहीं। तो फिर अब क्या करें, तो अब ये यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला है साइन हाइपरबोलिक ax और कोस वाला, ये यहाँ पर फेल हो गया, क्योंकि d इज़ नॉट इक्वल टू ai, मतलब ये नहीं है, मतलब d² = a² और f(a²) नॉट इक्वल 0। जब तक ये शर्त लागू होती है तब तक ही ये आप d² की जगह x का गुणांक 1 यहाँ पुट कर सकते हो। तो नहीं करेंगे हम, जाने दो। हम एक काम करें, आपको पता होगा कोस हाइपरबोलिक x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है e⁻x + e⁻−x/2। ऐसे ही साइन हाइपरबोलिक x का भी क्वेश्चन आएगा, तो वो होता है e⁻x - x/2। तो हम इसकी जगह ये पुट कर देंगे, ठीक है, कोई विशेष बात नहीं। और अब यहाँ पर e⁻x + e⁻−x और 1/2। अब आप इसको आराम से कर सकते हैं उसी तरीके से, है ना, कैसे 1/d+1 और d-1 e⁻x + e⁻−x/2। फिर आप इसको क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर लें। कैसे, एक बार इसको ले लें, मतलब 1/ इसके अंदर d+1 d-1 और e पावर पहले x था 1/2 माइनस फिर 1/2 और अब की बार भी d+1 और d-1 e⁻−x। तो इसके अंदर वही सही है XR सही आर वाला, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वाला XR e⁻x सही आर सही है और x⁻r, तो बस ये इसको सोल्व करो, ये इसके अंदर, तो कुछ नहीं, आपके फाइनल जो आंसर आएंगे वो x/2 और e⁻x - x/2, तो ये 1/2x और साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स नहीं हाइपरबोलिक x आंसर आ जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। आपको इसमें PI पूछा जाएगा, चाहे कोस हाइपरबोलिक हो चाहे साइन हाइपरबोलिक, तो दोनों ही हाइपरबोलिक में से कोई भी हो आप आराम से लिख सकते हो। ऐसे ही 10 वाला भी, लेकिन 10 वाला इसमें काम नहीं आएगा, उसका अलग तरीका है। तो आपको साइन और कोस के जो सिंपल है बस वो ही आपको याद रखने हैं। तो ये आपका एक ख़ास तौर से पैटर्न हुआ। मैं इसके अंदर क्यू जो है वो अलग अलग क्यू आएंगे, तो मैं उनको अलग अलग तरीके से दूसरे लेक्चर में लूँगा। ये एक बार आप इसके अंदर कंप्लीट करें और नोट्स भी उतारें। और CMPC यूट्यूब चैनल पर जो मैं आपको ये प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैंने मेरे CMPC यूट्यूब चैनल पर काफ़ी मेहनत की है आपके लिए और आगे भी करता रहूँगा। बस ये कि आपको आपका लक्ष्य ज़रूर मिलना चाहिए, तो आप मेहनत करें और इनको बार बार पढ़ें, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएंगे। और आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि उनको भी इन चीज़ों का पूरा फ़ायदा मिले। थैंक्स।